नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युवराज। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे गुहिल राजवंश की। और गुहिल राजवंश में हमने पढ़ लिया था रायमल तक का समय। रायमल जिन्होंने शासन किया था 1473 से 1509 ईस्वी तक। रायमल की पुत्री का नाम था श्रृंगारी देवी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि श्रृंगारी देवी जो कि पुत्री किसकी हुआ करती थी, राव जोधा मारवाड़ के शासक। ठीक है। अब रायमल जिसके कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भाई 13 तो पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो इतिहास जिनका कुछ रोल रहा था तो वो है 4 पुत्र 1 पुत्री। ठीक है। तो बड़े बड़े पुत्र का नाम था कुंवर सिसोदिया, कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद जयमल, जगदेव और सबसे छोटे पुत्र हुआ करते थे संग्राम सिंह तय। उसके बाद पुत्री का नाम था आनंदी बाई। आनंदी बाई के जो पति थे, या हम कह सकते हैं कि आनंदी बाई का जो विवाह हुआ था, आनंदी बाई के जो पति थे, पति का नाम था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा आनंदी बाई के पति का नाम था। जो शासक थे सिरोही के। कहाँ के शासक थे? सिरोही के शासक। ठीक है भाई। अब यहीं पर हम थोड़ी बात करें। देखो चारों भाई एक बार महल में बैठे हुए थे और चारों भाइयों में बीच में कुछ बातचीत चल रही थी। तो एक बात ये आ गई कि भाई हम चारों में से राजा कौन बनेगा, कि हम चारों योग्य हैं तो हम चारों में से राजा कौन बनेगा। तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने ये कहा भाई राजा तो मैं बनूंगा, राजा तो मैं बनूंगा क्योंकि बड़ा पुत्र तो मैं हूँ। और राजपूत परिधान की बात माने, अगर बात उनके इतिहास की करें तो बड़ा पुत्र ही अगला शासक बनता। तो इस तरीके से शासक तो मैं बनूंगा। लेकिन और बाकी ने भी कहा कि भाई शासक हम में भी योग्यता है, शासक हम क्यों नहीं बनेंगे। इसलिए क्या किया कि उन लोगों चारों ने डिसाइड किया कि हमें हमारे महल के ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और ज्योतिषी हमें हमारी भविष्यवाणी बताएंगे। अब ज्योतिषी के पास पहुंच गए चारों। ज्योतिषी ने चारों को देखकर चारों के हाथ वगैरह देखकर कुंडली मिलाकर, और ज्योतिषी ने ये कहा कि भाई अगला शासक तो संग्राम सिंह बनेगा, अगला शासक तो संग्राम सिंह बनेगा। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने देखा कि सबसे बड़ा पुत्र में संग्राम का कहाँ नाम आ गया। ठीक है। तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, या हम कह सकते हैं चारों आपस में चारों मतभेद हो गया, आपस में झगड़ा करने लग गए। तो इसी समय इस झगड़े के अंदर जब ये झगड़ा चल रहा था उस समय रायमल के एक भाई हुआ करते सारंगदेव। कौन हुआ करते थे? सारंगदेव। हम कह सकते हैं कि इनके चाचा, किनके चाचा? इन चारों भाइयों के चाचा सारंगदेव महल में आ गए। महल में आकर चारों को झगड़ते हुए देखकर बोला भाई तुम लोग किसी ज्योतिषी की बात पकड़ झगड़ा क्यों कर रहे हो, मेरे साथ चलिए। मैं एक जंगल में एक पुजारिन को जानता हूँ, जंगल में एक पुजारिन को जानता हूँ, वो आपका भविष्य देखकर आपको जज कर देगी कि ज्योतिषी सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इन्होंने यही किया। ये कहाँ चले गए? जंगल चले गए सारंगदेव के साथ। अब जंगल में उस समय कौन हुआ करता था? चलिए जंगल में ये कहाँ चले जाते हैं? एक पुजारिन चारणी के पास चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? चारणी या पुजारिन चारणी के पास चले जाते हैं। कौन? चारों भाई। अब पुजारिन चारणी भी ये कहा कि भाई जो ज्योतिषी ने कहा वो सही है कि शासक तो कौन बनेगा? सांगा अगला शासक बनेगा। इस बात पर चारों में फिर से मतभेद हो गया, या हम कह सकते हैं चारों फिर से झगड़ा करने लग गए। तो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने आवेश में आकर सांगा के ऊपर क्या कर दिया? वार कर दिया। अब सांगा तो उससे बच गया, लेकिन सांगा की क्या हो गई? आंख पर चोट लग गई। कहाँ चोट लग गई? आंख पर चोट लग गई। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सांगा पृथ्वीराज सिसोदिया से बचपन से डरा करता था। तो अब तो ज़्यादा हद हो गई। अब जब आंख पर चोट लग गई तो राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? अजमेर के जंगलों में चले गए। कहाँ चले गए? अजमेर के जंगलों में चले गए। और अजमेर के जंगलों में वो रहे एक व्यक्ति के वहाँ, उसका नाम था कपूर चंद पवार। कपूर चंद पवार जिन्हें महाराणा संग्राम का आश्रयदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रयदाता। तो कपूर पवार के आश्रय में कौन रहे? राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा रहे। ठीक है। अब कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जब ये आपस में झगड़ा करते, सांगा तो भाग चुका है, पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि वापस महल में लौट जाते हैं। और इस बार क्या होता है कि जयमल की मृत्यु हो जाती है। जयमल क्या करता है? सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। जगदेव की भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। सांगा भाग ही चुका है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को लगता है कि शासक तो मैं ही बनने वाला हूँ, क्योंकि तीनों जा चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि अब बिल्कुल नॉट टेंशन हो चुका है कि सब शासक तो मैं बनने वाला हूँ। अब पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में कुछ घटनाएं हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि काफ़ी साहसी शासक हुआ, युवराज थे मेवाड़ रियासत के। ठीक है। अब कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको कहा जाता था बचपन में उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार।
कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया का उपनाम हुआ करता था उड़ना राजकुमार। अब उड़ना राजकुमार क्यों कहते थे इसको? तेज धावक होने के कारण। क्यों कहते थे? तेज धावक। तत्कालीन युवराजों में सबसे तेज धावक हुआ करते थे कौन? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता? उड़ना राजकुमार। इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया ने, कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी बनवाई। 12 खंभों की छतरी बनवाई। किन्होंने बनवाई? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने बनवाई। ठीक है, इसी कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने एक कार्य और किया और वो था अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग के पर चारों ओर परकोठा बनवाकर अजमेर दुर्ग का नाम कर दिया तारागढ़। क्या कर दिया? तारागढ़। अब तारागढ़ क्यों रखा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी हुआ करती थी, उस पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। तो ताराबाई के नाम पर इन्होंने क्या किया? अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाकर अजमेर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। अब भाई उड़ना राजकुमार किसे कहा गया? पृथ्वीराज सिसोदिया को कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी बनवाई किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया में। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाकर तारागढ़ को नाम दे दिया किसे? अजमेरू दुर्ग को, जो कि चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब पृथ्वीराज सिसोदिया इतना वीर बहादुर, उसकी मृत्यु किस तरह हुई? भाई हमने देखा ये भाग चुका है, 2 मर चुके हैं। अब पृथ्वीराज सिसोदिया जो भी शासक नहीं बढ़ता, बड़ा पुत्र है, शासक फिर भी नहीं बनता क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती समय से पहले। अब इसकी मृत्यु किस तरीके से होती है? एक्चुअली बात यह है कि आनंदीबाई और उसके पति जगमाल देवड़ा के, इन दोनों के बीच मतभेद चलते रहते थे कई बार। तो एक बार क्या था, आनंदीबाई ने शिकायत कर दी किसके? पृथ्वीराज सिसोदिया से, अपने पति जगमाल देवड़ा की। अब पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि शुरू से गुस्सेले स्वभाव का हुआ करता था, गर्म स्वभाव की हुआ करती, तो आवेश में आकर जगमाल देवड़ा के पास चले गए। उनसे क्या की? उन्होंने शिकायत की, भाई आप हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार कैसे करते हैं। अब जगमाल देवड़ा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो जगमाल देवड़ा ने क्या किया? जहर देकर पृथ्वीराज को मार दिया। क्या कर दिया? पृथ्वीराज को मार दिया। तो जगमाल देवड़ा ने जहर देकर पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कर दिया? मार दिया, उसकी हत्या कर दी जहर से। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने गलती से जहर की गोलियां खा ली, जिससे उसकी मृत्यु हुई। कुल मिला के बात ये है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जहर के कारण मर चुका है। तो ये सारी बात हमने देखी। तो राईमल की जब मृत्यु हो गई तो राणा सांगा बन जाएगा अगला शासक। तो राणा सांगा शासक बनता है 1509 ईस्वी के अंदर, और 1528 तक शासन करता है कौन? राणा सांगा। 1528 ईस्वी। ठीक है भाई। अब राणा सांगा वो भी शाही शासक था भाई। देखो गोहिल वंश में, मेवाड़ रियासत में एक से बढ़ के एक शासक आएंगे हमारे सामने, जो एक से बढ़ के एक कारनामे करेंगे। तो यहाँ पर राणा सांगा का नाम तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि राणा सांगा भी अपनी ख्याति में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा भी कह सकते हैं, राणा सांगा। ठीक है भाई। राणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इसे सैनिकों का भग्नावशेष क्या कहा? सैनिकों का भग्नावशेष कहा। किसे? राणा सांगा को। और हिंदूपत के नाम से विख्यात कौन थे? राणा सांगा। हिंदूपत के नाम से भी विख्यात हुआ करते थे। हम कह सकते हैं कि हिंदूपत, इनको उपाधि भी दी गई थी राणा सांगा को। इनका सैन्य अभियान, क्योंकि देखो हर शासक युद्ध करेगा तभी उसका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा या उसका राज्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और जब राजा राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा तभी वो एक कुशल शासक कहलाएगा। क्योंकि विरासत में मिली हुई रियासत जब आगे बढ़ेगी तभी वो एक कुशल शासक कहलाएगा। अन्यथा उससे भी कम हो जाए तो फिर उसे हम अकुशल शासक कह देंगे। क्योंकि मेवाड़ में तो एक से बढ़ के एक कुशल शासक है। तो यहाँ पर राणा संग्राम सिंह के भी कुछ महत्वपूर्ण कारनामे हम देख लेते हैं। राणा संग्राम सिंह का सैन्य अभियान, हम थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो राणा संग्राम सिंह के जीवन से रिलेटेड है। गुजरात राज्य और मालवा राज्य, जो कि मेवाड़ के पड़ोसी राज्य हुआ करते। थोड़ा सा हम डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है। अब ये तो हम मान लेते हैं कि ये है मेवाड़, ठीक है, और ये है गुजरात, ओके, और ये है मालवा। क्या है? मालवा। ठीक है। अब यहाँ पर मेवाड़ के शासक तो कौन है? संग्राम सिंह या सांगा। ठीक है। अब यहीं पर
गुजरात के शासक हैं मुजफ्फर शाह। कौन है? मुजफ्फर शाह। जबकि मालवा के शासक कौन है यहाँ पर? महमूद खिलजी सेकंड। कौन है भाई? महमूद खिलजी सेकंड। अब थोड़ा सा समझने की बात थी वो ये है कि मेवाड़ और गुजरात के बीच में एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसे हम कह सकते हैं ईडर। क्या कह देंगे? ईडर राज्य। क्या कह देंगे? ईडर राज्य। ईडर राज्य जो जिसके शासक हुआ करते थे राव भाणा। कौन हुआ करते थे? भाणा इसके शासक हुआ करते थे। लेकिन इस समय यहाँ पर दो भाई राजगद्दी पे बैठते थे, एक का नाम तो था भारमल और एक का नाम था रायमल। ठीक है, एक का नाम तो था भारमल और एक का नाम था रायमल। और यहीं पर अगर हम बात करें मालवा का, तो मालवा और मेवाड़ के बीच में एक रियासत, मालवा और मेवाड़ रियासत के बीच में एक छोटा सा राज्य और था जिसका नाम है चंदेरी। क्या नाम था? चंदेरी। और चंदेरी के शासक हुआ करते थे मेदिनी राय। कौन हुआ करते थे? मेदिनी राय। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। मेवाड़ के शासक तो इस समय कौन थे? राणा सांगा। गुजरात के मुजफ्फर शाह। मालवा के थे महमूद खिलजी। और मेवाड़ और गुजरात के बीच में छोटा राज्य से कहते थे ईडर राज्य। ईडर राज्य के शासक दो भाई हुआ करते थे, भारमल और रायमल। यहीं पर हम बात करें मेवाड़ और मालवा के बीच में छोटा राज्य चंदेरी जिसके शासक हुआ करते थे मेदिनी राय। अब भाई बात ऐसी है कि कोई राजा अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा। इसी समय दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ करता था लोधी राजवंश का। अब लोधी राजवंश के शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोधी। कौन हुआ करते थे? इब्राहिम लोधी। हेड सीट पर कौन बैठा भाई? इब्राहिम लोधी। अब गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। कहाँ पर? ईडर राज्य पर। कहाँ पर अटैक कर दिया? ईडर राज्य पर अटैक कर दिया। ठीक है, इधर से मालवा के शासक महमूद खिलजी ने चंदेरी पर अटैक कर दिया। लेकिन हम पहले ईडर राज्य की बात कर लेते। तो गुजरात जो है उसके शासक मुजफ्फर शाह ने ईडर पर आक्रमण कर दिया। तो ईडर में क्या है कि भारमल तो मिल गए किससे? मुजफ्फर शाह से। जबकि रायमल ने मदद किससे मांगी? राणा सांगा से। कि भाई बात ऐसी, राणा सांगा उसके शरण में चले गए और उनसे कहा कि भाई मुजफ्फर शाह ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हमारा आप समर्थन दो। तो राणा सांगा ने समर्थन कर दिया ईडर राज्य का। ईडर राज्य में जब राणा सांगा आए तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। गुजरात और मेवाड़ के बीच में युद्ध हुआ। किसको लेकर? ईडर राज्य को लेकर, जिसमें जीत किसकी हुई? राणा सांगा की जीत हो गई। और भारमल जो किसके साथ जा मिला था? मुजफ्फर शाह के साथ। दोनों पराजित हो गए। यहाँ का स्वतंत्र शासक किसे बना दिया गया? रायमल को बना दिया। किसने बना दिया? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बना दिया। जबकि हम बात करें मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड ने अटैक कर दिया। कहां पर? चंदेरी पर। अब चंदेरी पर अटैक कर दिया तो चंदेरी के शासक हुआ करते थे मेदिनी राय। मेदिनी राय भी कहां चले गए? सांगा के पास चले गए। और सांगा के पास जाकर उन्होंने ये कहा कि भाई आप मेरी सहायता करें, मेरे ऊपर महमूद खिलजी सेकंड ने आक्रमण कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? सांगा ने इसका समर्थन दिया, इसका साथ दिया। और इस बार महमूद खिलजी सेकंड भी हार चुका है। और यहाँ का स्वतंत्र शासक किसे बना दिया वापिस? मेवाड़ के शासक ने किसे स्वतंत्र शासक बना दिया? मेदिनी राय को शासक बना दिया। भाई देखो जाहिर सी बात है, मेदिनी राय क्या बन चुका है? यहाँ का शासक बन चुका है। अब ये समर्थन किसके देगा? हमेशा राणा सांगा का समर्थन देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मालवा के महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हो गया था चंदेरी को लेकर। एक बार फिर से इनके बीच में युद्ध होगा जिसे हम कह देंगे गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध कह देंगे? गागरोन का युद्ध हम इसे कह देंगे। और ये होता है 1519 ईस्वी में। किन किन के बीच में होता है भाई ये युद्ध? ये युद्ध होता है राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में होता है। इसमें विजय कौन होता है? राणा सांगा विजय होता है। ठीक है भाई, देखो गुजरात के मुजफ्फर शाह से भी जीत चुका है, महमूद खिलजी से भी जीत चुका है। कौन? राणा सांगा। अब राणा सांगा महमूद खिलजी से भी जीत चुका है। अब यहाँ पर क्या था? इस युद्ध में महमूद खिलजी के पुत्र आसफ खां की वीरगति को प्राप्त हो गया। कह सकते हैं आसफ खां की मृत्यु हो गई। महमूद खिलजी का पुत्र कौन था? आसफ खां। तो आसफ खां की भी मृत्यु हो गई उनके इस युद्ध के अंदर। राणा सांगा का जब हमने देखा कि महमूद खिलजी से भी युद्ध किया, उसने मुजफ्फर शाह से भी युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध भी इसने किए, जिसमें पहला युद्ध था इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध। इब्राहिम
लोधी के साथ इसने युद्ध किया, जो कि इब्राहिम लोधी कहाँ का शासक था? दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था। कहाँ का? दिल्ली का शासक हुआ करता था। कौन? इब्राहिम लोधी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इस समय, जिस समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा हुआ करता था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोधी इस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था। तो दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी ने और उनके बीच में, राणा सांगा के बीच में हुआ खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में कौन कौन कैंडिडेट थे भाई? एक तो लोधी था, इब्राहिम लोधी था, और सामने कौन था कैंडिडेट? राणा सांगा। इन दोनों के बीच में खातौली का युद्ध हुआ, जो कि हुआ 1517 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? 1517 ईस्वी में। इस युद्ध में विजय किसकी हो गई? सांगा की विजय हो गई। लोधी इस युद्ध में हार गया। कौन हार गया? लोधी इस युद्ध में हार गया। अब भाई देखो, जाहिर सी बात है, एक दिल्ली सल्तनत का उस समय हेड सीट भारतवर्ष की हुआ करती थी। वहाँ का शासक जब किसी राणा सांगा से हार गया, किसी शासक से हार जाता है, तो उसे अपने आप में काफ़ी गिल्टी फील होती है, तो वो फिर से दोबारा अटैक करेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। तो उसने अब की बार फिर से अटैक किया, और उसी अटैक को हम कहते हैं बाड़ी का युद्ध। क्या कहते हैं? बाड़ी का युद्ध। ठीक है। अब बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? बाड़ी का युद्ध हुआ था ठीक इसके 1 साल बाद, 1518 ईस्वी में हुआ था। और इसके अंदर भी कौन कौन थे? लोधी प्लस सामने कौन था? सांगा। अब इस युद्ध में लोधी के साथ 2 व्यक्ति या 2 सरदार और थे। एक का नाम था मियां हुसैन। क्या नाम था? मियां हुसैन। जबकि दूसरे का नाम था मियां माखन। क्या नाम था? मियां माखन। एक का नाम था मियां हुसैन, दूसरे का नाम क्या था? मियां माखन। इन दोनों सरदारों ने किसका साथ दिया? लोधी का साथ दिया। लेकिन फिर भी लोधी हार गया, और कौन जीत गया? राणा सांगा। राणा सांगा उस समय काफ़ी ताकतवर शासक हुआ करता था, और एक दिल्ली के शासक से जीतना ये उस समय कम बात नहीं हुआ करती थी। इसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में हो चुकी थी, और उसके आसपास के राज्य रियासतों में भी हो चुकी थी कि राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ठीक है। और वो भी एक बार नहीं, 2 बार हराया। अब इसी समय ये मैसेज पहुंच जाता है किसके पास? बाबर के पास, क्योंकि इस समय काबुल में कौन आ चुका है? बाबर आ चुका है, जिसने कि हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की स्थापना की। ठीक है। वो थे बाबर। अब बाबर जो है, ये बाबर इस समय कहाँ पर थे? काबुल में थे। कहाँ पर थे? काबुल में थे। काबुल से काबुल में इन्होंने अपने पुत्र हुमायूं को अपने साथ लिया। हुमायूं को अपने साथ लिया और भारतवर्ष की ओर चढ़ाई की। अब इस समय क्या था कि बाबर को भी इस सांगा की ख्याति के बारे में पता था। अब इब्राहिम लोधी हार कर वापस कहाँ चला जाता है? वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर बाबर को क्या करना था कि इब्राहिम लोधी को हराना था, दिल्ली सल्तनत पर शासन करना था, क्योंकि उससे अब भारत में एंटर होना था। वो अपने राज्य से एंटर होता हुआ अब सिंध तक, काबुल तक आ चुका था। उसे भारत में प्रवेश करना था। तो इसने क्या किया कि इसने ये टारगेट किया कि अगर हो सकता है कि राणा सांगा मेरा समर्थन दे, मेरा साथ दे, तो मैं इब्राहिम लोधी को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि 1-2 बार इसने राणा सांगा ने ऑलरेडी इब्राहिम लोधी को हरा चुका है। इब्राहिम लोधी उससे डरता होगा शायद, इसलिए बाबर ने क्या किया, एक मैसेज पहुंचा दिया किसके पास? राणा सांगा के पास। क्या पहुंचा दिया भाई? मैसेज पहुंचा दिया। क्या पहुंचा दिया? मैसेज पहुंचा दिया। अब इन दोनों के बीच में जो मैसेज, उस वार्तालाप को पहुंचाने वाला था, किसके पास मैसेज पहुंचाया इसने? राणा सांगा के पास पहुंचाया। अब जो मैसेजर जो था बीच में, हम कह सकते हैं मीडिएटर जो बीच में था, उसका नाम था सलहद्दी तंवर। क्या नाम था? सलहद्दी तंवर, जो कि रायसीन के सलहद्दी तंवर हुआ करते थे। अब मैसेजर कौन बन गया यहाँ पर? सलहद्दी तंवर बन गया। तो सलहद्दी तंवर मैसेज लेकर कहाँ पहुंच गए? राणा सांगा के पास पहुंच गए कि भाई बाबर ने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है कि यदि हम दोनों मिलकर, मतलब कौन कौन? बाबर और सांगा मिलकर दिल्ली पर अटैक करे, इब्राहिम लोधी को पराजित कर दे, तो जो उनसे जीता गया जो राज्य है वो दोनों बराबर बांट लेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बाबर तो कहाँ तक ले लेगा? आगरा तक का हिस्सा किसके पास रह जाएगा? बाबर के पास। कहाँ तक का? आगरा तक का बाबर के पास रह जाएगा। और उसके बाद के चित्तौड़ तक का क्षेत्र किसके पास आ जाएगा? सांगा के पास आ जाएगा। अब सांगा ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि देखा जाए तो सांगा की भी जब इब्राहिम लोधी को उसने 1518 ईस्वी में हराया था बाड़ी के युद्ध में, उस समय इसकी अंतरात्मा से इच्छा जागृत हो गई थी, क्यों ना मैं दिल्ली की सीट ले लूँ, क्योंकि इब्राहिम लोधी को मैं हरा चुका हूँ। तो इसके मन में भी वैसे लड्डू थे कि भाई मैं दिल्ली का शासक बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसने एक बार तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं बाबर का साथ दूंगा। ये मैसेज लेकर सलहद्दी तंवर कहाँ चला गया? बाबर के पास चला गया कि भाई राणा सांगा आपका साथ देंगे, समर्थन आपका देंगे। ठीक है। अब जैसे सलहद्दी तंवर यहाँ महल से या राज्य से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर राणा सांगा के सरदारों ने राणा सांगा को एडवाइस किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप आस्तीन का सांप पाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको ही धोखा दे दे, आपके राज्य
पर आक्रमण कर दे। अब राणा सांगा अपने सरदारों की बात नहीं टाल सकता, तो इसने क्या किया, राणा सांगा ने अपने सरदारों की बात को एक्स माना, और जो बाबर ने इब्राहिम लोदी पर जो अटैक किया था, बाबर ने इब्राहिम, या हम सीधे लिख देते हैं लोदी पर जो आक्रमण किया था, उसे हम क्या कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर ने किस पर अटैक कर दिया था, लोदी पर अटैक कर दिया था, लेकिन इस युद्ध में सांगा साथ नहीं दे पाया। क्या साथ नहीं दे पाया, क्योंकि सरदारों ने मना कर दिया, सरदारों के खिलाफ सांगा नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या था, इस पानीपत के युद्ध में अकेला बाबर ही लड़ा और बाबर जीत भी गया और लोदी को पराजित कर दिया। अब जब बाबर युद्ध में जीत गया तो बाबर को ये प्रतीत हुआ कि सांगा ने मुझे धोखा दिया है, तो धोखे का बदला तो लेना पड़ेगा। अब जैसे ही सांगा को ये खबर मिली कि भाई बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी दिल्ली पर, मतलब कहने का अर्थ ये कि लोदी को पराजित कर दिया किसने, बाबर ने, तो यहाँ पर सांगा ने क्या किया, चित्तौड़ से वो रवाना हो गए, हम कह सकते हैं चित्तौड़ से वो निकल चुके। और कहाँ पर उसने अटैक कर दिया सांगा ने, बयाना दुर्ग पर। कहाँ अटैक कर दिया, बयाना दुर्ग पर, या हम कह सकते हैं कि बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। किसने, सांगा ने। किसने किया, सांगा ने बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। चित्तौड़ से बयाना तक कौन पहुंच गया, सांगा पहुंच गया। इस बात का मैसेज किसको चला गया, बाबर को। तो बाबर ने भी एक सेना तैयार की और सेना का नेतृत्व दिया किसको, मेहंदी ख्वाजा को। किसको दिया, मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा कौन थे, मेहंदी ख्वाजा थे बाबर के बहनोई। कौन थे, बाबर के बहनोई। इस समय मेहंदी ख्वाजा के बहनोई, बाबर के बहनोई थे मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया, नेतृत्व किया इस युद्ध का। इस युद्ध को हम कहते हैं बयाना का युद्ध। क्या कहते हैं, बयाना का युद्ध, जो कि हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। कब हुआ था ये, 14 फरवरी 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध जिसे हम कहते हैं। और इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। क्या किया था, मुगल सेना का नेतृत्व किया था। किसने, मेहंदी ख्वाजा, जो कि बाबर के बहनोई हुआ करते थे। इस युद्ध ये युद्ध लड़ा गया था किन किन के बीच में, बाबर की सेना। किन किन के बीच में, बाबर की सेना प्लस सामने कौन था, सांगा। भाई सांगा स्वयं थे यहाँ पर, तो बाबर की सेना था, बाबर नहीं थे पहले युद्ध में। ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ था बयाना, इसमें बाबर खुद नहीं थे, इसमें बाबर की सेना थी और सामने कौन था, राणा सांगा। अब राणा सांगा इस युद्ध में जीत गया और बाबर की सेना हार गई। हम लोग कह सकते हैं कि मेहंदी ख्वाजा का नेतृत्व फिजूल में हुआ, या मेहंदी ख्वाजा का नेतृत्व काफ़ी कमजोर रहा इस युद्ध के प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर मेहंदी ख्वाजा ने थोड़ा सा छोटा सा षड्यंत्र भी रचा था। इस समय इस इलाके के एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था हसन खां मेवाती। क्या नाम था, हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती को मेहंदी ख्वाजा ने प्रपोजल दिया, कोशिश की कि ये कि आप मेरे साइड आ जाइए, यहाँ अब आप बाबर का साथ दिए। हसन खां मेवाती ने समर्थन किसका दिया, सांगा का। किसका दिया, सांगा का समर्थन दिया। किसने दिया, हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का समर्थन दिया। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, राणा सांगा की विजय हुई। ये बात हमने देख ली थी। अब यहाँ पर बाबर फिर से प्लानिंग करेगा, अब की बार बाबर खुद अपनी सेना का नेतृत्व करेगा और उस युद्ध को हम कहेंगे खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहेंगे, खानवा का युद्ध, जो कि होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है, जिसे नाम दिया गया खानवा का युद्ध। और इस युद्ध, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, बाबर, किस किस के बीच में हुआ, बाबर प्लस सामने कौन था, सांगा। भाई अब दोनों सेना के राजा आमने सामने थे। बाबर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि सांगा मेवाड़ सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, ये युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कुछ इतिहासकारों की बात माने तो राणा सांगा द्वारा लड़ा गया अंतिम या जीता गया अंतिम जो युद्ध था वो था
बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध के बाद में आगे राणा सांगा जीत नहीं पाता है इस खानवा के युद्ध में, आगे के युद्ध में तो उसकी मौत हो ही जाती है, ठीक है। अब खानवा के युद्ध में बाबर की ताकत थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए क्या हुआ कि राणा सांगा घायल हो गया। राणा सांगा का इस युद्ध में एक हाथ और एक पैर कट गया। घायल अवस्था में इनको लाया गया दौसा के बसवा क्षेत्र में। कहाँ लाया गया? दौसा के बसवा क्षेत्र में लाया गया, जहां पर वर्तमान में इनका स्मारक बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दौसा के बसवा में स्मारक बना हुआ है। कहाँ? किसका? सांगा का स्मारक बना हुआ है। कहाँ पर? दौसा के बसवा में। घायल अवस्था में लाया गया। इसके बाद में इन्हें ले जाया गया कालपी। कहाँ ले जाया गया? कालपी, जहाँ पर थोड़ा सा ये इनके शरीर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई, थोड़ा सा ये ठीक हुए। हालांकि एक हाथ एक पे कट चुका था, आँख तो बचपन में डैमेज हो गई थी जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने उन पर वार किया था, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई तो राणा सांगा ने फिर से युद्ध करने की इच्छा जताई कि नहीं, मैं फिर से बाबर पर अटैक करूँगा, मैं फिर से बाबर पर अटैक करूँगा। तो मेवाड़ सरदारों ने सोचा कि अगर दोबारा अटैक करेंगे तो इसमें हमारी भी जान जाएगी, बचा कुचा राज्य भी चला जाएगा, रियासत भी चली जाएगी। तो मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया, यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया। क्या दे दिया? सांगा को जहर दे दिया। थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूं मैं। मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया? सरदारों ने सांगा को जहर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कालपी में तो उसकी किसकी मृत्यु हुई? सांगा की मृत्यु हुई। और उसे संस्कार मतलब सांगा का अंतिम संस्कार किया गया मांडलगढ़ में। कहाँ किया गया? मांडलगढ़ में किया गया, जहाँ राणा सांगा की छत्री भी बनी हुई है। राणा सांगा की छत्री बनी हुई है। कहाँ पर? कालपी में। सांगा की छत्री कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में बनी हुई है। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मांडलगढ़ में किया गया अंतिम संस्कार। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई कालपी में। कहाँ हुई? कालपी में हुई। और कब हुई? 30 जनवरी 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? सांगा की। और सांगा को जहर दे दिया गया था, इस कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कालपी में इनकी मृत्यु हुई थी और मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया था महाराणा सांगा का। इसीलिए यहाँ पर कुछ इसका इतिहासकारों का ये मानना है कि बयाना का युद्ध महाराणा सांगा का अंतिम जीता हुआ युद्ध था, जबकि अंतिम किया गया युद्ध था खानवा का युद्ध। तो हमने देखा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा अब हार चुके हैं। तो हार के क्या कारण राणा सांगा के रहे? तो जैसे कि पहला कारण तो हम देखते हैं कि बाबर के तोपखाना पद्धति, क्योंकि बाबर ने इस समय, या कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले बाबर ने तोप या बारूद पद्धति का यूज़ किया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो इस युद्ध में क्या था कि बाबर की जीत होना निश्चित था, ठीक है। तो बाबर का जीतने का पहला कारण तो क्या था कि बाबर ने तोपखाना पद्धति का यूज़ किया था। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बाबर के तोपची का नाम, बाबर के इस समय तोपची हुआ करते थे, एक तो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, ये बाबर के तोपची हुआ करते थे। दूसरा कारण था कि सलहदी तवर ने अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़ दिया। शुरुआत में तो राणा सांगा के साथ हुआ करते थे, अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था। तीसरा है बाबर की तुलगुमा पद्धति। और अगर हम देखे जाएँ तो जैसे ही खानवा का जीता, जीतने के बाद में उसने एक उपाधि ली, वो उपाधि थी गाजित्व की उपाधि। गाजित्व की उपाधि किसने ली? बाबर ने धारण की। गाजित्व की उपाधि बाबर ने धारण की। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि बाबर ने इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। तो गाजित्व की उपाधि किसने धारण की खानवा के युद्ध में? बाबर ने। और जबकि बात करें हम खानवा के युद्ध में, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, धर्म का युद्ध दिया। किसे? खानवा के युद्ध को। धर्म का नारा किसने दिया? धर्म के युद्ध का नारा किसने दिया? बाबर ने दिया, ठीक है। युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने एक पुस्तक लिखी, तुझके ए बाबरी, या हम कह सकते हैं बाबरनामा। थोड़ा नाम लिख देता हूँ उसका। बाबर द्वारा एक किताब लिखी गई, बाबरनामा।
ठीक है। इस पुस्तक में अगर इस पुस्तक को देखा जाए तो इस पुस्तक के अनुसार बाबर ने राणा सांगा की काफ़ी बढ़ाई की। कहा इसके बाबर ने कहा कि राणा सांगा के पास 104 राजा और 9 राव हुआ करते थे और इसी के साथ साथ 10 करोड़ की आमदनी उसके राज्य में हुआ करती थी। अब इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा का कई आसपास की रियासतों के शासकों ने भी समर्थन किया, जिनमें से कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हसन का मेवाती। हमने पहले भी देखा था कि एक बार जब बयाना का युद्ध हुआ था तो मेहंदी ख्वाजा ने प्रपोजल किसको दिया था? हसन का मेवाती, लेकिन समर्थन किसका दिया? सांगा का समर्थन दिया। मालदेव ने भी राणा सांगा का समर्थन दिया। राव मालदेव मारवाड़ के शासक इस समय हुआ करते थे। कहाँ के शासक? मालदेव। एक्चुअली मारवाड़ के युवराज हुआ करते थे। मारवाड़ के समय शासक हुआ करते थे गंगा सिंह। गंगा सिंह के पुत्र थे मालदेव, जिन्होंने समर्थन दिया था राणा सांगा का। राव कल्याणमल जो कि बीकानेर के युवराज हुआ करते थे, इनके पिता का नाम था राव जयसी। बीकानेर के राव जयसी के युवराज हुआ करते थे कौन? राव कल्याणमल। इन्होंने किसका समर्थन दिया था? राणा सांगा का समर्थन दिया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, राणा सांगा के समर्थक, खानवा के युद्ध के समर्थक हैं ये लोग। ठीक है। पृथ्वीराज कछवाहा जो कि आमेर रियासत के शासक हुआ करते थे, इन्होंने भी किसका साथ दिया? राणा सांगा का साथ दिया, जिसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है। पृथ्वीराज कछवाहा इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। रायमल राठौड़ जिन्होंने भी क्या किया? राणा सांगा का साथ दिया। सलाहदी तंवर जो कि शुरुआत में तो इनके समर्थक हुआ करते थे सांगा, लेकिन बाद में अंतिम समय में इसका साथ छोड़ देते, जो एक प्रमुख कारण रहता है खानवा का युद्ध हारने में राणा सांगा का। अखेराज जो कि जिन्होंने साथ दिया था किसका? राणा सांगा के युद्ध में साथ दिया था। रावण उदय सिंह ने भी राणा सांगा का साथ दिया था। मैदिनी राय जो कि चंदेरी के शासक हुआ करते थे, इन्होंने भी किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। वीरमदेव मेड़तिया जो कि मेड़ता के शासक हुआ करते थे, इन्होंने भी किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। तो राणा सांगा जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया, काफ़ी युद्ध भी अच्छे किए उन्होंने, लेकिन अंतिम युद्ध में घायल होने के कारण उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। हम कह सकते हैं कि सैनिकों द्वारा उन्हें जहर देने से उनकी मौत हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।